हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और हेल्थ भी बहुत आपकी अच्छी होगी। तो आरएससी के इस सेशन में हमारा जो पार्ट चल रहा था दैट इज़ द एयर कंडीशनिंग, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, जो डिफरेंट फार्मूलाज थे, उनको हमने डील किया था। हमने देखा था कि स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। तो इन सभी के बाद हमने लास्ट में एक एब्जॉन फार्मूला भी देखा था जिसकी हेल्प से हम पीवी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, उसके आगे फॉरवर्ड होने वाले हैं और उसके आगे अब हम आने वाले हैं हमारी साइक्रोमेट्री में। किसमें? साइक्रोमेट्री में। तो बात करते हैं हमारी साइक्रोमेट्री की। तो ये जो आपका साइक्रोमेट्री का जो पार्ट होगा, इसमें जो मेन रोल होगा ये होगा आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। किसका रोल होगा? साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। अगर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट को अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। मेन रोल ही उसका है क्योंकि सारे प्रोसेस हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर ही पढ़ेंगे। तो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है एक्चुअली? ये बिल्कुल आपके XY डायग्राम, PV डायग्राम, TS डायग्राम बिल्कुल उसके तरीके का होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सबसे स्टार्टिंग में जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाया गया था वो दो वेरिएबल्स के बीच में बनाया गया था और वो क्या थे वेरिएबल्स? तो वो वेरिएबल्स थे आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो जो वेरिएबल था वो था आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमने साइक्रोमेट्री चार्ट को बनाया था और उसके बाद हमने देखा कि इनमें क्या रिलेशन है। तो आपने एक गैस इक्वेशन पढ़ी होगी दैट इज द PV इज इक्वल्स टू mRT। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। उसके बाद हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया और ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का मिला। सो दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ को हम कहते हैं साइक्रोमेट्री चार्ट। ये कुछ इस तरीके का होता है जिसकी एक एक्सिस पर यहाँ पर टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में और वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और साथ ही साथ यहाँ पर होता है आपका प्रेशर। और ये प्रेशर किसका होता है? दिस इज द प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर का ये पार्शियल प्रेशर होता है और यहाँ पर होता है T विच इन द डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या होता है? आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा ग्राफ तो हमने कहीं नहीं देखा, हमने तो आज तक साइक्रोमेट्री चार्ट में PV देखा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि अब जो आप ग्राफ देखने वाले हो उसमें PV नहीं होगा, उसकी PV की जगह कुछ और होगा। तो हमें इस PV को हटाना है और ऐसी चीज़ लेके आनी है जो PV पर डिपेंड करती है। मतलब PV बढ़ाओगे तो वो चीज़ भी बढ़ जानी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज द ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 0.622 PV डिवाइड बाय P माइनस PV। आपका जो टोटल प्रेशर होता है इट विल बी द कांस्टेंट, लेकिन ये जो PV होता है ये वेरिएबल होता है जिसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। अब अगर देखिए, अगर मैं यहाँ PV को इंक्रीज करता हूँ तो आपका ये जो ओमेगा है इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। सेम एज अगर मैं नीचे PV को इंक्रीज करता हूँ तो ये जो होल वैल्यू है नीचे वाली वो डिक्रीज हो जाती है और आपका ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास एक चीज आ चुकी थी जिससे हम क्या करना चाहते थे, PV को रिप्लेस। तो हमने ये देखा जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है इट इज द फंक्शन ऑफ द PV। ये जो आपका ओमेगा होता है, दिस ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? PV। ये ओमेगा किसका फंक्शन होता है? PV का। एंड व्हाट इज PV? PV इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। व्हाट इज PV? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का ये पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये चीज़ आप डील कर चुके हो। PV क्या होता है, P क्या होता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप भी मन में कहिए कि नो प्रॉब्लम सर, हमें समझ में आ चुका है। आपके मन की आवाज़ मेरे तक ज़रूर पहुंचती है क्योंकि हमारा कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। तो देखिए PV है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर
और ये जो आपका ओमेगा है ये पीवी पर डिपेंड करता है, मतलब मैं इस पीवी को ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो पीवी में चेंज आते हैं वही चेंज आपके ओमेगा में आएंगे, एंड दिस ओमेगा इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसलिए आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आपको दो एक्सिस दिखाई देती है, जिसकी एक एक्सिस पर होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरी एक्सिस पर होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दूसरी एक्सिस पर क्या होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब कहेंगे सर आपने ये कर्व बना रखा है, इसका मतलब क्या है? इस कर्व को हम कहते हैं सैचुरेटेड कर्व। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कर्व। तो यहाँ पर जो भी चीज होती है वो सैचुरेशन स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? सैचुरेशन स्टेट में। सो नाउ कम टू द एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आपको एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक चार्ट किस तरीके का नजर आएगा? तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यहाँ पर एक एक्सिस होगी, यहाँ पर आपकी दूसरी एक्सिस होगी, और कुछ इस तरीके से आपका ये जो डायग्राम है कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इस एक्सिस पर आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। सो दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इट विल बी इंक्रीज्ड इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस पीवी विल बी रिप्लेस्ड विद द ओमेगा। ये आपका जो पीवी है ये रिप्लेस कर देगा आपके ओमेगा को, और ये ओमेगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। सो दीज आर द टू एक्सिस ऑफ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट की ये दो एक्सिस है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी है, इट विल बी इन द डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट क्या होती है जल्दी से बताओ? इसकी यूनिट होती है केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये जो वैल्यू होती है वो ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में दी हुई होती है, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर केजी ऑफ द ड्राई एयर फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ कम टू हियर, ये वाला जो कर्व होता है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व का मतलब क्या होता है? जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, इट विल बी द 100%। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%, मतलब जो फाई की वैल्यू होगी इट विल बी 100%। फाई का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 100% होगा। और फाई का वैल्यू 100% होने का मतलब है कि इस लाइन पर, इस कर्व पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों ही इक्वल होंगे। कैसे? सपोज यहाँ पर आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हो और ऊपर जाते हो, तो इस पॉइंट पर जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, उसकी वैल्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगी। सपोज आप इस पॉइंट पर हो और आपको वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जस्ट कुछ नहीं, एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन खींचो, यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की होगी वही वैल्यू यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की होगी। सपोज आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस नीचे एक लाइन खींचो, यहाँ पर जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वही यहाँ पर क्या होगा? आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो मतलब इस वाली लाइन पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, इट विल बी द सेम। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि सर एक ही लाइन पर ये तीनों टेम्परेचर आप कैसे शो कर सकते हो? ये हमें तब पता चलेगा जब मैं डिफरेंट पैरामीटर्स को आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द various parameters on psychrometric chart. So what are the different parameters on the psychrometric chart will be shown. तो उसको हम अब डील करने वाले हैं। अब मैं डील करूंगा कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, आपका जो एंथैल्पी होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, और जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, उसको हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर कैसे कैसे शो करते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें आपको एक ही ग्राफ में दे दी जाती है, लेकिन मैं क्या करूंगा? इन सभी पैरामीटर्स को अलग अलग पर्टिकुलर सिर्फ एक एक ग्राफ में डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं डील करता हूं हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये चार्ट आपकी स्टीम टेबल के पीछे गिवन हो सकता है, आपकी आरएसी टेबल के पीछे भी गिवन हो सकता है।
ठीक है। तो आप उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी ले लीजिएगा तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहला मैं लेता हूँ हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर है, सो दिस फर्स्ट पैरामीटर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम कैसे शो करते हैं? सिर्फ मैं ये चार्ट लूंगा और सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ही शो करूंगा। तो देखिए यह है आपकी y एक्सिस एंड दिस वन इज योर x एक्सिस, और यहाँ पर आपका ये चार्ट कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दैट। ये आपका चार्ट ऐसे ऊपर जाता है। तो ये हो गया आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट, इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट की ये जो आपकी x एक्सिस होती है, इस एक्सिस पर होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। किस में होता है ये? डिग्री सेल्सियस में होता है। सबसे कम यहाँ पर होगा और सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर होगा -10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, सो ऑन, एंड दिस वैल्यू विल बी गोज अप टू 35 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है। सो दीज आर द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो जैसे ये 5-5 का गैप है, आगे 5-5 का गैप चल रहा है, एक का भी गैप हो सकता है, -10, -9, -8, -7, -6, -5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 35 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस तक ये वैल्यू आपकी पहुंच जाती है। ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को मैं कहता हूं कांस्टेंट, इन लाइंस को मैं कहता हूं कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये तो बेसिक ग्राफ है, ये चीज आपको पता होगी। क्लियर है? सो दीज आर द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये कैसी होती है? ये वर्टिकल होती है। सो दीज आर द वर्टिकल लाइंस। ये कैसी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन होती है। साथ ही साथ ये जो इनके बीच में जो गैप है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? इनके बीच में जो ये गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में जो गैप है, 2 और 3 के बीच में जो गैप है, ये सभी गैप आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो लाइन होता है, ये आपका यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म गैप होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है? इसकी वैल्यू आपके इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव x की डायरेक्शन में आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, एंड दीज लाइन्स आर द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन्स, एंड द नेक्स्ट लाइन इज कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। तो इन दोनों लाइंस में तो गड़बड़ कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके ग्राफ में ही नजर आ रही है। तो आपका जो दूसरा पैरामीटर है जिसको मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ, दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और जो मेरा मेन फोकस होगा वो मैं आपको बताऊंगा कांस्टेंट लाइंस का। कि कांस्टेंट लाइंस कहाँ होती है? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। लाइंस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइंस ही होती है। अब देखिए ये ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो यहाँ पर होगा आपका y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बना होता है, लाइक दैट। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर बताने वाला हूँ कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। तो आपका ये जो y एक्सिस होता है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, और सबसे कम वैल्यू यहाँ होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर होती है। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड द यूनिट इज kg/kg ऑफ ड्राई एयर। kg/kg ऑफ ड्राई एयर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूज कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पर सबसे कम कौन सी होगी? 0.000। उसके बाद कौन सा होगा? नेक्स्ट 0.001, नेक्स्ट 0.002, और मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो 0.035 तक, 0.035 तक, डिपेंड अपॉन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो इस तरीके से वैल्यूज वेरी करती है। ठीक है, ये किसमें? kg/kg ऑफ द ड्राई एयर। अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, ये आपको कैसी नजर आएगी? हॉरिजॉन्टल।
ये आपको कैसी नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आएगी। और ये भी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ये भी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो ये वाली जो लाइंस होगी, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हॉरिजॉन्टल लाइंस होने के साथ साथ यहाँ पर भी स्पेसिंग कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग इज देयर, सो यूनिफॉर्म स्पेसिंग। यूनिफॉर्म स्पेसिंग का मतलब है 0 से 0.001 के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम स्केल से नापें, वही डिस्टेंस आप 0.001 से 0.002 के बीच में पाओगे। सो दिस इज द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। नाउ कम टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम किस पे आते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर आते हैं। सो राइट डाउन द थर्ड पैरामीटर, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्ड जो आपका पैरामीटर है वो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आपने देख ली होगी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ नजर आती है, सैचुरेशन कर्व पर। तो देखिए थर्ड आप डाल सकते हैं, थर्ड वन इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड वन इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको हम शो करते हैं 5 से। इसकी वैल्यू परसेंटेज में भी गिवन होती है, तो यहाँ पर मेनली परसेंटेज में ही हम इसको डील करेंगे। तो देखिए आपका ये बन गया है साइक्रोमेट्री चार्ट, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक कर्व मिलेगा लाइक दैट। इस कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। ये क्या होता है आपका, सैचुरेशन कर्व। और इस सैचुरेशन कर्व के करस्पॉन्डिंग जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100%। एंड व्हाट इज द फाई, फाई इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे आपकी फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी और आपको कर्व कुछ इस तरीके का मिलेगा लाइक दैट, ऐसे। सो दीज आर द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, है ना। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ होती है। So these are what? These are the constant relative humidity line which is defined in terms of the percentage. यहाँ पर 100%, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। तो इस तरीके से आपकी relative humidity की lines होती है। Now come to the next line, that is the dew point temperature line, which is very important, जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका पीवी। पीवी को मेजर करने के लिए हम किस टेम्परेचर के पास जाते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के पास। और पीवी को हटा के हमने क्या लिख दिया, ओमेगा। मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाली जो लाइन है वो आपके सैचुरेशन कर्व से ओमेगा की ओर जाएगी। किस ओर जाएगी, ओमेगा की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट पैरामीटर डालिए, दैट इज द ड्यू बल्ब टेम्परेचर लाइन। ड्यू बल्ब नहीं होता, ड्यू पॉइंट होता है, सॉरी, ड्यू बल्ब नहीं होगा, ड्यू पॉइंट होगा। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे होगा, देखिए ये होगा आपका कुछ इस तरीके से साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सपोज मैंने 4 पॉइंट मार्क किए हैं। यहाँ पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब मैं यहाँ से ऊपर लाइन भेजता हूँ, ये आपकी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। सो दीज आर द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये आपके सैचुरेशन कर्व पर यहाँ पर कट कर रही है, क्लियर है, यहाँ पर आपको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए, सो दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। तो ये होता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 5 और 10 के बीच में जो स्पेस है वही स्पेस आपके 10 और 15 के बीच में है, बट यहाँ पर जो आपका 5 और 10 के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस आपके 10 और 15 के बीच में नहीं है। जो आपके 10 और 15 के बीच में स्पेस है वो आपके 15 और 20 के बीच में नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिए,
ये जो आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। पहली चीज तो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। साथ ही साथ ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं होती, ये होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। कैसी होती है आपकी, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होता है वो किस तरफ जाता है, ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा को हमने लगाया है पीवी की जगह, और पीवी को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। याद रखने का एक जुगाड़ है ये। तो ये इस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके टेम्परेचर होते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सभी क्या होते हैं, सेम। मतलब ये आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का लाइन है, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट पर जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वही आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। इस पॉइंट पर जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वही आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। इस पॉइंट पर जो आपका ड्यू पॉइंट होगा ड्राई बल्ब, एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये होगी आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, एंड दिस नेक्स्ट लाइन इज फॉर द वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन अब किसका है, वेट बल्ब टेम्परेचर का है। तो वो मैं इसी में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि वो आपको कैसी नजर आएगी। ठीक है, चलो इसमें ड्रॉ नहीं करते, दूसरी ड्रॉ करेंगे, ये तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। सो द फिफ्थ वन इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स। ये कैसी होती है, अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हमारा ये होगा एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट। सो दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है और ये आपका सैचुरेशन कर्व है। जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इंक्लाइंड। सो दिस इज द इंक्लाइंड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। कैसी होगी ये, इंक्लाइंड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ आपको मिलेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको यहाँ पर मिलेगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। कैसी लाइंस होती है ये, ध्यान से सुनिए। ये आपकी इंक्लाइंड लाइंस होती है। कैसी, इंक्लाइंड लाइंस। और इंक्लाइंड लाइंस होने के साथ साथ ये आपकी होती है यूनिफॉर्म स्पेस्ड। कैसी होती है, यूनिफॉर्म स्पेस्ड। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का है। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म स्पेसिंग मिलती है। क्या मिलती है यहाँ पर आपको, यूनिफॉर्म स्पेसिंग। सो दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये कौन सी लाइन होगी आपकी, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइंस, और वो होती है आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन। किसकी लाइन, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी का क्या काम है, स्पेसिफिक एंथैल्पी से ही आप विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बैलेंस फाइंड आउट करोगे कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, क्या मास फ्लो रेट हो रहा है, क्या मास ऑफ वेपर है। सो दैट्स व्हाई योर स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट डाउन द नेक्स्ट लाइंस, दैट इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस। स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस। अब ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस का जो स्लोप होता है, इट इज द सेम स्लोप ऑफ द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। बोथ आर हैविंग द सेम स्लोप। दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ग्राफ की अगर हम बात करें, दीज आर ऑल्सो द इंक्लाइंड लाइंस। ये भी इंक्लाइंड लाइंस ही होती है, लाइक दैट। यहां से ऐसे आप इसको जोड़ दीजिए, और ये भी इंक्लाइंड लाइन ही होगी कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर इनकी वैल्यूज गिवन होगी कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। सपोज ये 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, सपोज ये होगा आपका 50 किलो जूल पर केजी, ये 60 किलो जूल पर केजी, 70 किलो जूल पर केजी। मतलब इस डायरेक्शन में जो H की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है उस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या होता है इस डायरेक्शन में जाने पर इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई इन दिस डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी इंक्रीजिंग। आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस की, तो इन्हीं के पैरेलल होती है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ऐसे
सो दीज आर द पैरेलल्स टू ईच अदर, हमें पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन किसकी है। तो ये जो रेड कलर वाली है, सो दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, यहाँ तो मिक्स हो गया, इग्नोर करो इसको, ठीक है। सो रेड कलर वन इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? वेट बल्ब टेम्परेचर। आपका जो एंथैल्पी का लाइन होगा ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा और ये भी कैसा लाइन होगा? इंक्लाइंड लाइन होगा। तो ध्यान रखिए, आप यहाँ पर लिखिए इट इज ऑल्सो इंक्लाइंड लाइन्स, ये आपकी इंक्लाइंड लाइन्स होती है। और इंक्लाइंड लाइन होने के साथ साथ ये भी कैसी होती है? यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो ये भी कैसी होगी आपकी? यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, ये तो याद रखने में आसान है। अब आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस की, आपकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है वो आपको कैसे नज़र में आएगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन? उसका स्लोप कैसा होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होता है आपके एंथैल्पी लाइन के स्लोप से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 7th नंबर पॉइंट डालिए। 7th नंबर पॉइंट होगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम? केजी, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा आपका मीटर क्यूब पर केजी। अब ध्यान रखिएगा, इसका स्लोप इन दोनों के स्लोप से ज़्यादा होता है। इन दोनों का स्लोप तो सेम है, अब इसका स्लोप भी इनके सेम हो जाएगा तो घिचपिच हो जाएगा। पता कैसे चलेगा भाई कौन सी लाइन कौन सी है? तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, it will be more than the slope of specific enthalpy or wet bulb temperature line, or wet bulb temperature line. Suppose you are having the enthalpy lines like that, आपकी enthalpy line कुछ इस तरीके से inclined है। सो ये है आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। कौन सी लाइन है? स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन। तो ये है आपकी एच लाइन्स। तो आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो लाइन होगा इट विल बी लाइक दैट, इससे ज़्यादा स्लोप होगा इसका, ये ऐसे। तो ये जो ब्लू कलर वाली होगी, सो दिस विल बी फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्लोप एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक एंथैल्पी ज़्यादा होगा। स्लोप का मतलब होता है जितनी ज़्यादा चढ़ान है, जितना ज़्यादा चढ़ान है उतना ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है उतना ज़्यादा स्लोप है। सो द स्लोप ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मोर देन द स्लोप ऑफ द एच और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, एंड फ्रॉम दिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स एंड द स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन्स, एंड these three are uniformly spaced and the inclined lines. So that's why these are the important. We have to consider which line is your specific volume line and which line is your enthalpy line, and same as which line is your wet bulb temperature line. हमें इनमें differentiate करना आना चाहिए, and this differentiate method is important. इससे हम क्या कर सकते हैं? इनको डिफरेंशिएट अलग अलग करके बता सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम का होगा और कौन सा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर का होगा और कौन सा आपका एंथैल्पी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द शोइंग ऑफ योर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन योर साइक्रोमेट्री चार्ट। साइक्रोमेट्री चार्ट पर जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनको हम किस तरीके से शो करते हैं, और अगर उनको शो करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। एंथैल्पी में क्या चेंज आएंगे, आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटसेट्रा में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि सेंसिबल हीटिंग ही तो क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग करे तो क्या होगा, आपका ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करे तो क्या होगा, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिफरेंट प्रोसेस ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। डिफरेंट प्रोसेस ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर डिफरेंट प्रोसेस कैसे शो होंगे? इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, सिर्फ वही चीज़ें आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहला आता है आपका सेंसिबल हीटिंग। पहला क्या आएगा आपका? सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल और लेटेंट आपने नाम सुना होगा ना। सेंसिबल मतलब चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट मतलब चेंज इन फेज। फेज जब चेंज होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ द सेंसिबल हीटिंग आपका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? चेंज।
अब अगर हीटिंग प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? सर हीटिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है इट विल बी इंक्रीज्ड। तो देखिए ये कैसे नजर आएगा आपको, आपके पास होगा एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट, सो दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आपको यहाँ पर करनी है सेंसिबल हीटिंग, मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन या फिर डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग। सपोज आपका कोई पॉइंट ये है और आप एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस डायरेक्शन में 1 से 2 मूव करते हैं, जिसके कारण आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर T1, this is the dry bulb temperature T2. So dry bulb temperature in degree Celsius in this direction. And now come to the point that कि यहाँ पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस बना के देखो। अब मुझे फिर बताओ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी से बताओ। What will be the effect on the relative humidity? So this will be the relative humidity. And this is also the relative humidity. So this is the relative humidity at 1. So this is the relative humidity at 2. And if you go from the 1 point to the 2, then your relative humidity will be decreased. And this is your omega 1, which is equals to omega 2. Which means at the constant specific humidity, if you are increasing the dry bulb temperature, this process is known as a sensible heating. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अदर पैरामीटर्स, तो देखिए यहाँ पर होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। आपका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो हम इसको डिफरेंट पैरामीटर्स में देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली। तो पहले बात करते हैं हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। सो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड। एंड द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज्ड। उसके बाद हम आते हैं हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इट विल बी ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। नाउ कम टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। सो दिस रेड कलर वन इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। यहाँ देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, और ये ज़्यादा आगे चला गया। यहाँ देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो आप पाएंगे कि फर्स्ट स्टेट के कंपैरिजन में सेकंड स्टेट पर वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो द वेट बल्ब टेम्परेचर आपका हो जाएगा इंक्रीज। और अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन दैट केस योर एंथैल्पी विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। आपका एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द सेंसिबल हीटिंग। तो अब क्या आएगा? सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन फिर भी हमें उसे करना है। तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक डालिए सेंसिबल कूलिंग, एंड पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द इफेक्ट, ऑल दिस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। तो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, तो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा आपका सेंसिबल हीटिंग का। सेंसिबल हीटिंग का बिल्कुल उल्टा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर आप बनाइए सबसे पहले साइक्रोमेट्रिक चार्ट। सो दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। और जब आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाओगे तो आपको रफली ही बनाना है, पूरा मत बनाना, क्योंकि आपको आइडिया लगाना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आओगे एट द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इट विल बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर होगी आपकी फर्स्ट स्टेट एंड दिस विल बी योर द फाइनल स्टेट 2. So this is the temperature T1 and this is the temperature T2. So this is the dry bulb temperature axis in degree Celsius and this is the omega axis in kg per kg of the dry air. So if you are doing a sensible cooling process, then what will happen? First come to the dry bulb temperature. So what will be the effect on the dry bulb temperature? Your dry bulb temperature, opposite to that, it will be decreased. और अगर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आप देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर आते ही हमारी 100% हो जाती है। सो इन दिस केस योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज्ड। आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था। अब हम बात करते हैं हमारे ओमेगा की। सो सेम ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, तो ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि देखिए इधर, क्योंकि ओमेगा को कांस्टेंट रखने के लिए 0.622 PV डिवाइड बाय P माइनस PV। ओमेगा कब कांस्टेंट होगा, जब PV भी कांस्टेंट हो और P भी कांस्टेंट हो। PV कब कांस्टेंट होगा, PV जब कांस्टेंट होगा जब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप समझोगे तब चीजें आपको और अच्छे से समझ आएगी। नाउ कम टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर पर वही इफेक्ट आता है जो आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर आता है। तो यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, सो द वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी आल्सो डिक्रीजेस। And what will be the effect on the enthalpy? It will be also decrease. And at final, what will be the value of the specific volume? यहाँ specific volume बढ़ रहा था और यहाँ specific volume क्या हो जाएगा, कम। तो ये आपकी specific volume की lines होती है। तो इस डायरेक्शन में आपका जो specific volume होता है वो क्या होता है, decrease. So this is the sensible cooling. ये क्या होता है आपका sensible cooling. Now come to the next process, that is your humidification. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि humidification क्या होता है। What do you mean by the humidification? और humidification में क्या क्या पैरामीटर्स आपके चेंज होते हैं, सेम यही 7 के 7 पैरामीटर्स में लेने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि पैरामीटर्स पर क्या क्या इफेक्ट आएगा। जो पैरामीटर्स पर आपका इफेक्ट आ रहा है ह्यूमिडिफिकेशन में, उसका अपोजिट इफेक्ट आएगा आपके डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है जो आपका वाटर वेपर का जो कंटेंट है, जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, इट विल बी इंक्रीज एट योर कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओनली ह्यूमिडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ आपकी क्या इंक्रीज होगी, आपकी इंक्रीज होगी ओमेगा की वैल्यू। किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ओमेगा की। तो देखिए सी प्रोसेस क्या होगा आपका, ह्यूमिडिफिकेशन। कहते हैं ना हमारी जगह काफी ह्यूमिड हो चुकी है, तो ह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो आपका मास ऑफ वेपर है, इट विल बी इंक्रीज्ड एट द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी, तो इसमें जल्दी से बताओ भाई, इसमें क्या आएगी, वर्टिकल लाइंस। बोला करो, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ में बोला करो। तो देखिए बोलोगे तभी इंटरेक्शन बनेगा और चीजें याद होगी। सो दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। उसके लिए हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट बना दिया है। दिस वन इज द ओमेगा एंड दिस वन इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एट द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको करना है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए आपको 1 से जाना पड़ेगा 2। कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 1 से जाना पड़ेगा आपको 2। यहाँ पर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैं सिंपल सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेम अब हम वही फंडा अपना अपनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 पर क्या इफेक्ट आता है। देखो तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 5 की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। मतलब जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज एज वेल एज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। नाउ कम टू है, सो व्हाट इज द इफेक्ट। तो सबसे पहले इफेक्ट हम देखते हैं हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर। सो योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो बाकी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। कहाँ है, देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो सबको कांस्टेंट टिक मार के आ जाओ, नहीं, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। सो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। इट इज द ह्यूमिडिफिकेशन जिसमें आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। सो द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस विल बी इंक्रीजेज। And if we talk about the phi 1 and the phi 2, so the value of the phi 2 is more than the value of the phi 1, which means the relative humidity will be also increased. आपका relative humidity भी क्या हो जाता है, increase. Now if we talk about the dew point temperature, तो देख सकते हैं dew point temperature, देख लो dew point temperature क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ कहीं जाके ये इसका मिलेगा dew point temperature, इसका कहीं यहाँ मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट का यहाँ है और सेकंड का कहीं यहाँ है, तो dew point temperature will be increased. तो आपका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेट बल्ब टेम्परेचर, सो दिस इज ए लाइन एंड अगेन दिस इज ए लाइन। सो इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन योर वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी डिक्रीज्ड।
ठीक है, तो यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर आपको कुछ और मिलेगा। सो दिस इज फॉर द पॉइंट 2। ये किसके लिए? पॉइंट 2 के लिए। तो ये है आपके पॉइंट 2 के लिए, है ना, और ये किसके लिए? आपके पॉइंट 1 के लिए। सो दिस इज द पॉइंट 1, है ना, सॉरी, द वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज। आपका वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मैंने उल्टा बोल दिया था। सो द वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आपके इंक्रीज हो जाएंगे एट द कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देख लेते एक बार। सो 2 का है आपका यहाँ, और 1 का हम जाएंगे तो यहाँ, तो यहाँ से यहाँ गए हैं, तो आपका जो टेम्परेचर हो रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर, इट विल बी इंक्रीज्ड। वेट बल्ब टेम्परेचर के बाद अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूँ, तो सेम एंथैल्पी भी इस डायरेक्शन में क्या होती है? इंक्रीज। एंथैल्पी विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड, सो द वैल्यू ऑफ द H विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। If the value of the H will be increases, same as your specific volume will be also increased. So the specific volume will be also increased. So this is the process humidification. Now come to the next one, that is the dehumidification process, which is opposite to the humidification process. In dehumidification process, what will do? The specific humidity will be decreased at the constant dry bulb temperature. So write down the next one, और जो आपका next है D, that is your dehumidification. That is your dehumidification. तो ये है आपका dehumidification, which is just opposite to the humidification process. इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें वही होगा जैसे कि आपके सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग वाला हो रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। और dehumidification प्रोसेस में क्या होता है? आपकी स्टेट 1 ये है और स्टेट 2 होगी ये। सो दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2। आपका जो ओमेगा का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा एट द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड दिस वन इज द ओमेगा 1, दिस वन इज द ओमेगा 2, T1 is equals to T2. It will be in the degree Celsius. Now come to in this dehumidification process. So the value of the dry bulb temperature will remain constant, and the value of the omega will be decreased. Omega 1 से कहाँ आ रहे हो आप? 2 पे आ रहे हो. So the value of the omega will be decreased. Now if we talk about the relative humidity, so this is the phi 1, this is the phi 2. So the value of the phi will be also decreases. And if we talk about the dew point temperature will be also decreases. आपका dew point temperature just opposite होगा, इसका decrease होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे wet bulb temperature की, wet bulb temperature will be also decreased. Your enthalpy की अगर हम बात करें ऐसे, so enthalpy is going to decreased। 1 और 2 के बीच में देखना है, 1 से 2 जा रहे हो आप, enthalpy will be also decreased, and the specific volume will be also decreased। आपका specific volume भी क्या होगा? Decrease होगा। So these are the 4 process, that is the sensible heating, sensible cooling, humidification process and the dehumidification process। But in the actual जो आपकी condition होती है, in actual practice, pure humidification and pure dehumidification cannot be achieved। आप अगर चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ humidification करूँ, सिर्फ और सिर्फ dehumidification करूँ, it is not possible in your practical condition। ठीक है, it is not possible in actual practice। So what will we do? हम इस humidification और dehumidification के साथ हम करेंगे sensible heating या फिर sensible cooling। मतलब हम यूज करेंगे 2 combination का। ठीक है, 2 प्रोसेस को हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, खाली एक प्रोसेस को हम यूज नहीं कर सकते। तो जो ह्यूमिडिफिकेशन और जो dehumidification होता है, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पॉसिबल बनाने के लिए सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के साथ कंबाइंड करके हम इसको क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कंबाइंड बताऊंगा कि कंबाइंड प्रोसेस आपको कैसा नजर आएगा। सो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या होगा? डिफरेंट प्रोसेस इन योर सेम साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो एक बड़ा सा अपने चार्ट बनाते हैं। सो दिस इज योर बिगर वन। इसमें मैं ये सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, और इन सभी प्रोसेस को बताने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए अब मैंने एरो भी बता दी है, तो अब आपको डायरेक्शन भी पता चल गई होगी कि क्या डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन ये है आपकी और एक डायरेक्शन ये है। सो दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस वन इज द अनदर डायरेक्शन। अब मैं नाम लिखता जाऊँगा, अब आप मुझे बताते जाइएगा बस सीधा सीधा। ये वाली जो लाइन है, एट द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करिए वो क्या होगा? वो होगा आपका सेंसिबल हीटिंग। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? सेंसिबल कूलिंग। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन एंड दिस इज द
डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन को आप HU भी लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, HU ह्यूमिडिफिकेशन, और आप इसको लिख सकते हो डीह्यूमिडिफिकेशन, DU लिख दो, डीह्यूमिडिफिकेशन याद रहेगा। ये क्या होगा, जैसे आपका नॉर्थ वेस्ट वाला सीन होता है ना, वही सीन यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा, सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ होगा आपका, अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ होगा आपका सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ क्या होगा आपका, सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ क्या होगा आपका, सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ क्या होगा आपका, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अब हम हमारे बात करते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें विंटर में क्या चाहिए, हमें समर में क्या चाहिए। तो जो हमारा विंटर टाइम होता है उसमें हमें चाहिए होती है हीटिंग, और हमें चाहिए होता है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो विंटर वाला काम होगा वो होगा ये सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो दिस विल बी द विंटर AC। ये क्या हो जाएगा आपका, विंटर एयर कंडीशनिंग। गर्मियों में हम क्या चाहेंगे, कूलिंग, और कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम, कमरे के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समर AC। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, AC की, समर AC। लेकिन कूलर तो उल्टा काम करता है आपका। जो आपका डिजर्ट कूलर होता है वो पानी की बूंदों को आपके कमरे में भेज देता है, और जैसे ही पानी की बूंदें कमरे में आती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज, ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज। लेकिन वो कूलिंग भी करता है, तो क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये हो जाएगा आपका समर कूलर। ये क्या हो जाएगा आपका, समर कूलर। सो दीज आर द 4 प्रोसेस विच इज शोन ऑन योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो ये प्रोसेस आपको याद रखने पड़ेंगे कि विंटर AC में क्या होता है। विंटर AC में होती है आपकी सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। आपका जो समर AC होता है इसमें क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। और जो आपका समर कूलर होता है, दैट इज द डिजर्ट कूलर, उसमें कूलिंग भी होती है और उसके साथ साथ उसमें ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। आपको थोड़ी देर बाद चिपचिपा महसूस होने लगता है, स्टिकिंग नेचर हो जाता है आपका, स्टिकिंग क्लाइमेट हो जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट प्रोसेसेस शोन ऑन योर साइक्रोमेट्री चार्ट। क्लास को मैं यहीं होल्ड करता हूँ, फिर मिलेंगे हम हमें नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक।